वालेकुम, वेलकम टू बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस के ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इन्वॉल्व होने वाले एक एक स्टेप को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस किससे कहते हैं और ग्लाइकोलाइसिस कितने फेजेस के अंदर कंप्लीट होता है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग उन फेजेस के एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिकली एंड एनएरोबिकली होने वाला एक प्रोसेस होता है जो कि सेल के साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है जिससे 2 पाइरोवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर उन 2 पाइरोवेट के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल जाए, अगर उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो तो वो सिट्रिक एसिड एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन ना मिले और एनएरोबिकली रिएक्शन हो तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक एक स्टेप को ग्लाइकोलाइसिस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 स्टेप पर मुश्तमिल होता है और हर स्टेप को डिफरेंट टाइप के 10 एंजाइम कैटालाइज कर रहे होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बनने वाले एक एक मॉलिक्यूल का केमिकल और स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे और फास्फेट की पोजीशन को देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि एंड के अंदर नेट रिजल्ट में कितने एटीपी रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। लेक्चर को आखिर तक देखें ताकि आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस का एक एक स्टेप इजीली अंडरस्टैंड हो सके। लेट्स गो स्टार्ट अवर लेक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो 2 फेजेस पर मुश्तमिल होता है। जो फर्स्ट फेज होती है जिसे हम लोग प्रिपरेटरी फेज कहते हैं जो कि पहले 5 स्टेप पर मुश्तमिल होती है, और जो सेकंड फेज होती है जिसे हम लोग ऑक्सीडेटिव फेज या हम लोग उसे पे ऑफ फेज भी कहते हैं जो कि नेक्स्ट 5 स्टेप पर मुश्तमिल होती है। तो हम लोग फर्स्ट फेज के पहले स्टेप को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट फेज का पहला स्टेप होता है जिसे हम लोग कहते हैं फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फॉर्म द शुगर फास्फेट। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो कि 6 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, उसके अंदर फास्फोराइलेटेड का प्रोसेस होगा यानी कि एटीपी से एडीपी बनेगा जहाँ से एक फास्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होकर ऐड हो जाएगा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट अटैच हो जाएगा। दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड इज कैटालाइज्ड बाय द हेक्सोकाइनेज एंजाइम। जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है उसे हम लोग हेक्सोकाइनेज एंजाइम कहते हैं और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल ऐसा रिएक्शन होता है जो बैक अपनी असल पोजीशन में वापस ना आ सके, और रिवर्सिबल वो रिएक्शन होता है जो अपनी असल पोजीशन में वापस आ जाए, बैकअप हो जाए। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बन जाएगा तो वापस से ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज नहीं बन सकेगा अगेन। थस द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो इस रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है। तो हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को भी देख लेते हैं एक बार। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जहाँ से एटीपी से एडीपी बन रहा है और ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को देखें तो ये ग्लूकोज का कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, 5 और 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का जो ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी इसके कार्बन नंबर जो 6 के ऊपर फास्फेट का एक मॉलिक्यूल अटैच हो गया। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो कि एक रिंग की शक्ल में मौजूद है जिसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट का मॉलिक्यूल अटैच हो गया जो कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की हेल्प से ये हो रहा है। ये हम लोग जानते हैं कि रिपरेटरी फेज का फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट हम लोग स्टेप को देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के सेकंड स्टेप को एसोमेराइजेशन कहते हैं। एसोमर का क्या मतलब होता है? एसोमर का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल फार्मूला सेम होता है उसे हम लोग एसोमर कहते हैं, और जो एक दूसरे के अंदर रिवर्सिबल होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसा कि इट इज अ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन 1 टू कार्बन 2 फॉर्मिंग कीटोज फ्रॉम द एल्डोज। अब क्या है कि ये एक रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट होती है ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर जहाँ से कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन होती है कार्बन 1 से उसे कार्बन 2 के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ से
एल्डोज से कीटोज ग्रुप बन जाता है। इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को आगे चल के देखते हैं कैसे ये पोजीशन चेंज होती है। Thus the isomerization of aldose glucose 6 phosphate gives the ketose fructose 6 phosphate। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट से बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये कौन सा एंजाइम करवा रहा है ये रिएक्शन? ये करवा रहा है फास्फोग्लूकोएसोमेरेज एंजाइम, जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, जहाँ से ग्लूकोज 6 फास्फेट जो कि एल्डोज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं कन्वर्ट हो जाती है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर, जो कि कीटोज ग्रुप से ताल्लुक रखती है। अब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के एसोमर होते हैं, दोनों एक दूसरे के अंदर रिवर्सिबल हो सकते हैं। ये जो 2 एरो के निशान हैं ये शो कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के अंदर रिवर्सिबल हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो ग्रुप है और ये कीटो ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन की एक साइड पर डबल ऑक्सीजन बॉन्ड अटैच होता है, डबल बॉन्ड होता है, और एक साइड पर अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है, आर मौजूद होता है, और एक साइड पर हाइड्रोजन अटैच होता है एल्डो ग्रुप के अंदर। और कीटो ग्रुप के अंदर क्या होता है कि कार्बन की एक साइड पर डबल बॉन्डेड के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है और दोनों साइड के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है और ये एक दूसरे के एसोमर हैं जिन्हें कंट्रोल कर रहा है फास्फोहेक्सोज एसोमेरेज एंजाइम्स, जिन्हें कैटालाइज कर रहा है इस रिएक्शन को। इसमें क्या होता है कि जिनमें से ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट दोनों एक दूसरे के एसोमर हैं, जहाँ से ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन रहा है। यहाँ पर दोनों 6 कार्बन पर मुश्तमिल हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर कार्बन 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 और 6 दोनों 6 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं और इसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट अटैच होता है। यहाँ पर एल्डोज से कीटोज के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा होता है। अब कार्बन है, एक साइड पर इसके हाइड्रोजन अटैच होता है और दूसरी साइड पर इसके ये आर ग्रुप अटैच है, और फिर इसकी जो तीसरी साइड होती है वहाँ पर ऑक्सीजन अटैच होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एसोमेराइजेशन, यानी कि सेकंड स्टेप के बाद जो थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है वो है फास्फोराइलेशन। इसमें अगेन फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा, जहाँ से एटीपी से एटीपी बनेगा, यानी फास्फेट एक ऐड होगा। हेयर द फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज फास्फोराइलेटेड बाय एटीपी टू फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। अब इसके कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के ऊपर एक एक फास्फेट अटैच होगा और यहाँ पर एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हुआ है, जहाँ से एडीपी बना है। ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है एंड इज कैटालाइज्ड बाय द फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। अब इसे कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है? वो है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम, जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, जो कि सिर्फ इसमें एक फास्फेट की एडिशन हुई है। वैसे का वैसा रहा है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, जहाँ से फ्रक्टोज 6 के साथ फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बनने, यानी कि 2 फास्फेट है, इसीलिए यहाँ पर बाई का वर्ड यूज हुआ है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख लेते हैं। ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये बैक फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बना है। एटीपी का मॉलिक्यूल यूज हुआ है, जहाँ से एडीपी बना है। ये वाला फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन था और ये वाला सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन है। यहाँ पर भी एटीपी यूज हुआ था, यहाँ पर भी एटीपी यूज हुआ है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस का जो फर्स्ट फेज होती है उसके अंदर 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यूज हुए थे, जो कि स्टेप 1 और स्टेप 3 के अंदर यूज हो चुके हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जैसा कि ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, जिसके कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट अटैच है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन नंबर 6 के ऊपर फास्फेट अटैच हो चुका है, इसलिए इसे फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट भी कहते हैं और फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट भी इसे कहते हैं, जो कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की हेल्प से एंजाइम की मदद से ये रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फोर्थ स्टेप को, वो कौन सा है ग्लाइकोलाइसिस का। अब हम लोग स्टेप 4 को देख लेते हैं, जिसे हम लोग ब्रेक डाउन स्टेप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड था फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, इसकी क्लीवेज होगी, ब्रेकेज होगी, जहाँ से 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बनेंगे।
यहाँ पर जैसा कि बताया गया, दिस 6 कार्बन शुगर इज लीव्ड टू प्रोड्यूस द 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 6 कार्बन वाला जो शुगर मॉलिक्यूल था उसकी लीवेज हुई, उसकी ब्रेक डाउन हुई, जिससे 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बने। वो 2 मॉलिक्यूल कौन से? उनमें से पहले है ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसे हम लोग GAP भी कहते हैं, एंड दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जिसे हम लोग DHAP भी कहते हैं। इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज्ड कर रहा है वो एल्डोलेज एंजाइम होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट की लीवेज हुई है, जिससे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना है, एंड द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बना है, जिससे एल्डोलेज एंजाइम कवर कर रहा होता है, कैटालाइज कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के एसोमर होते हैं, जो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख लें तो हम लोग देखते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 4th स्टेप को जहाँ से लीवेज का प्रोसेस हो रहा होता है, ये 6 कार्बन वाला फ्रक्टोज की ब्रेक डाउन होती है, जहाँ से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3 कार्बन वाले ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है। अब देख लें, ये 2 मॉलिक्यूल बने हैं, इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर फास्फेट अटैच होता है। ये कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 जिसके ऊपर फास्फेट अटैच है, और ये भी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसके भी कार्बन नंबर 3 के ऊपर फास्फेट अटैच है। इस रिएक्शन को एल्डोलेज एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, जहाँ से 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल लीवेज होकर 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना देता है। 5th स्टेप को एसोमेराइजेशन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, और रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करे एंजाइम वो है राइओज फास्फेट एसोमेरेज एंजाइम। राइओज फास्फेट एसोमेरेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे के एसोमर होते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन रहा होता है, जो कि आगे जो मजीद ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस चलेगा, जो कि 2nd फेज के अंदर एंटर हो जाएगा, वो इसके जो 2 मॉलिक्यूल होंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा आगे की फेज का, नेक्स्ट फेज का, जिससे हम लोग ऑक्सीडेटिव फेज या हम लोग उसे ए ऑफ फेज भी कहते हैं। अब इसके हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख लें तो कैसे होता है ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन वाले, ये दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होंगे और वहां से 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के, और मजीद ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर फास्फेट अटैच था, जिसे राइओज फास्फेट एसोमेरेज एंजाइम कैटालाइज कर रहा था इस रिएक्शन को। नेक्स्ट हम लोग 2nd फेज को देख लेते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सीडेटिव फेज या हम लोग उसे पे ऑफ फेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 6th स्टेप को देख लेते हैं। 6th स्टेप में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और ऑक्सीडाइज्ड होंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होंगे ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के, जहाँ से ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट इनटू 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल डिहाइड्रोजिनेज होंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, और एक फास्फेट का मॉलिक्यूल भी इसके अंदर अटैच होगा, जहाँ से 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट बनेंगे। ये एल्डिहाइड ग्रुप से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कैसे होगा इसका भी मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाती हूँ, जहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फेट आपस में ज्वाइनिंग होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। इनके कंबाइनिंग से एसाइल फास्फेट प्रोडक्ट बनेगा, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। रिजल्टेंट रिएक्शन में क्या होगा कि 2 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुके हैं 2,1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट के अंदर। इन्हें कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा है? वो है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की हेल्प से ये रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है।
इसमें 2NAD एंड 2 फास्फेट के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, जहाँ से 2NADH बनेगा एंड 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज होंगे। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, जहाँ से NAD रिड्यूस्ड होकर NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ साथ फास्फेट की भी एडिशन होगी और हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो रिलीज होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिलीज हो रहा है। इसका नेम शो कर रहा है कि हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप का कंसेप्ट देती चलूँ कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन एटम्स के साथ एक साइड पर OH मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक साइड पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मौजूद होता है और एक साइड पर अल्काइल ग्रुप यानी कि साइड ग्रुप मौजूद होता है। अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH अटैच हो जाएगा और इस साइड पर R अटैच हो जाएगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप वगैरह अटैच हो जाएगा इस साइड पर। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब हम लोग देख लेते हैं कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है। यहाँ पर हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप को देखें तो इसकी 2 साइडेड के ऊपर R अटैच होता है और इसकी एक साइड के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड अटैच होता है और 2 साइडेड के ऊपर R मौजूद होता है। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर एक साइड पर R मौजूद होता है और एक साइड के ऊपर OH मौजूद होता है, हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पर C कार्बन एटम मौजूद है, इसकी एक साइड पर ऑक्सीजन अटैच है और इसकी दोनों साइड पर R मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, अल्काइल ग्रुप मौजूद है, CH2 ये मौजूद है। और यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनाइल के अंदर। ये कार्बन एटम मौजूद है और इसकी एक साइड के ऊपर ऑक्सीजन मौजूद है और इसकी एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद होता है और इसकी एक साइड के ऊपर CH ग्रुप मौजूद होता है, यानी कि R ग्रुप अटैच होता है इसकी एक साइड के ऊपर, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो ग्लाइसरल्डिहाइड रीफास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं 1,3-bis फास्फोग्लाइसरेट के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर इसके कार्बन नंबर 3 के साथ और कार्बन नंबर 1 के साथ फास्फेट अटैच हो जाता है, इसीलिए इसे 1,3-bis फास्फोग्लाइसरेट भी कहते हैं। और यहाँ पर 2 फास्फेट यूज हो रहे होते हैं और 2NAD से NADH बन रहे होते हैं और हाइड्रोजन रिलीज हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन और फास्फोराइलेशन प्रोसेस एक साथ हो रहा होता है यहाँ पर, जिससे कौन सा एंजाइम कैटालाइज कर रहा होता है? ग्लाइसरल्डिहाइड रीफास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा होता है।